या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7th जो कि है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेदर होता क्या है। तो जो हम लोग हिंदी में वेदर को बोलते हुए मौसम, आज का मौसम ऐसा है वैसा है, बारिश होने वाली है, वेदर रिपोर्ट्स आप लोग देखते ही होंगे। तो जो हमारा डेली बेसिस पे जो हमारा कंडीशंस होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। अब ये चेंजेस किस 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 बेसिस पे होता है। तो ह्यूमिडिटी जो हम लोग नमी बोलते हैं उसके बेसिस पे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो गर्मी है, कम हो गया तो ठंड है। फिर जो हमारा विंड का टेम्परेचर है उसके बेसिस पे भी होता है रेनफॉल, फिर विंड का स्पीड। ये सारे जो है ये सब सब एक एलिमेंट्स है वेदर का। ठीक है। फिर जो हमारा फ्रंट और द वेदर कंडीशन, जो वेदर कंडीशंस है वो किस किस चीज़ों पे हमारा बेसिकली निर्भर होता है। टेम्परेचर और हीट, फिर ह्यूमिडिटी, वाटर का अमाउंट, जो हमारा वाटर वेपर का अमाउंट एयर में वो कितना है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, ज़्यादा पसीना आएगा। और हमारा जो वाटर है वो इवापोरेट ज़्यादा होगा। या फिर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विंड का वो कैसा है। या फिर हमारा प्रेसिपिटेशन और है जो हमारा वाटर का वो कैसा है, क्लाउड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें एक वेदर को डिफ़ाइन कर दी है कि वेदर है क्या या फिर कैसा होता है। तो अगर इसको हम लोग एक लाइन में समझे तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ऑन अ डेली बेसिस इज नोन एज वेदर। ठीक है। डेफिनेशन है हमारा वो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसी प्लेस का हम लोग को कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक एवरेज फाइंड करते हैं। किस चीज़ का एवरेज फाइंड करेंगे, तो जो हमारा वेदर रिकॉर्ड्स है जो कि बहुत टाइम तक हम लोग स्टोर करके रखें। सपोज़ कि 25 ईयर्स तक हम लोग डेली बेसिस पे वेदर चेक करें। अब उसका एक एवरेज निकालते हैं। तो वो जो एवरेज हमारा है वो मान लेते हैं कि वो बहुत हॉट आया है, मतलब जो टेम्परेचर है वहाँ का वो काफ़ी हॉट आया है, यानी हाई आया है। तो फिर हम लोग ये मान के चलते कि वहाँ उस प्लेस का जो क्लाइमेट होगा वो हमेशा हॉट रहेगा। अगर वहीं पे हमारा रेनफॉल वाला, हेवी रेनफॉल वाला प्लेस है, तो वो हम लोग फिर अफर्म करते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट और हॉट होगा। तो इसी तरह से हम लोग एक एवरेज के थ्रू पता करते हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा। एवरेज किसका होता है, हमारे वेदर रिकॉर्ड्स का। ठीक है। फिर जो हमारा फैक्टर्स है कौन कौन सा वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, सच एज हमारा एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, फिर हमारा है जोग्राफ़ी, टोपोग्राफी। आप ये सारी चीज़ों के बारे में जोग्राफ़ी में पढ़ोगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो बने रहे मेरे वीडियोस के साथ, आएगा ये सारे चीज़ भी आपको वहाँ पे मैं कवर कर दूँगी। तो अभी इसको अगर शॉर्ट में समझें हम लोग, तो जो एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमारे जोग्राफ़ी के का पार्ट है। हमारे जो पोल होता है और किस तरह से अर्थ रिवॉल्व करता है हमारे सन के, तो उस वजह से भी हमारा जो है मौसम चेंज होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वेदर वर्सेस क्लाइमेट देखेंगे। तो जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हर दिन का जो वेदर है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो हमारा रिकॉर्डेड वेदर है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं पास्ट सर्वर डिकेड्स तक। उसके बाद फिर हम लोग वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम लोग एवरेज निकालते हैं, और वो एवरेज हम लोग को ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो बेसिकली जो क्लाइमेट है वो वेदर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। तो जो मेजर फोकस होता है मेट्रोलॉजी का वो होता है वेदर को फोरकास्ट करना। वो लोग डेली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, और ये रिपोर्ट्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो है डिपार्टमेंट वो कलेक्ट करती है डेटा ऑफ टेम्परेचर, विंड्स। ठीक है। और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट तैयार करके वेदर को प्रिडिक्ट करती है कि कैसा होगा। ठीक है। तो इसको ही मोस्टली हम लोग फोरकास्ट बोलते हैं। और आप कहीं भी जाने से पहले से वेदर सर्च कर लेते हो कि हाँ आज का वेदर कैसा रहेगा, अच्छा होगा नहीं होगा। अगर ख़राब होगा तो छाता लेके जाना पड़ेगा, और अगर वेदर ठीक है तो फाइन, जा सकते हैं। या फिर कहीं घूमने जाने से पहले भी चेक करते हो कि यार हाँ आज से 4 दिन तक कैसा रहेगा, रिपोर्ट वेदर का अच्छा है या फिर ख़राब है। अगर ख़राब है तो फिर हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ेगा जो हमारा प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स जो हमारा फोरकास्ट होता है।
और जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, मोस्टली स्टडी करता है क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। और वो एक जो वेदर कंडीशंस है उसका एवरेज निकालता है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, और उसके बाद फिर हम लोग को एक क्लाइमेट का बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। अब इस स्लाइड में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा क्लाइमेट और वेदर के बीच का एक डिफरेंस, जो कि आपको बहुत शॉर्ट में बहुत इजी वे में समझाने के लिए है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट और वेदर का सेपरेटली। तो सबसे पहले हम लोग अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का जो डेफिनेशन होता है वो ये बोलता है कि एक एवरेज कंडीशन होता है किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। और जो वहीं पे हमारा जो है वेदर का है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। टाइम फ्रेम मतलब 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 25 ईयर्स, और पर्टिकुलर टाइम मतलब कि विद इन 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है एक्शन, तो क्लाइमेट का बेसिकली कैसे होता है, तो जो हमारा है कोई सम ऑफ टोटल वेदर स्टैटिस्टिक्स ओवर अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स, हम लोग इस तरह से निकालते हैं हमारा क्लाइमेट, ठीक है। 30 ईयर्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं और फिर जो हमारा वेदर का एक टोटल सम है उसको फाइंड आउट करते हैं स्टैटिकली। तो ये हमारा क्लाइमेट का हुआ। फिर जो हमारा वेदर है वो कैसे होता है, तो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी जो कि हमारा कुछ कुछ चीज़ों से रिलेटेड होता है, अ, जो कि सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, फिर जो हमारा है स्पीड ऑफ विंड, इट्स डायरेक्शन, ये सारे फैक्टर्स को हम लोग मतलब कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग को पता चलता है वेदर कैसा है। फिर हमारा है अंडरलाइंग फैक्टर्स। अंडरलाइंग फैक्टर्स में हमारा क्लाइमेट में है द टोटल ऑफ वेदर स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स। यहाँ पे अगेन 30 ईयर्स की बात हो रही है, टाइम फ्रेम की बात हो रही है। और जो हमारा वेदर है उसका क्या है, पीरियोडिक मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, ओवरकास्ट एंड अदर अनस्टेबल फैक्टर्स। तो हमारे यहाँ पे अगेन एक डेटा की बात हो रही है कि किस तरह से डेटा वगैरह होता है रेनफॉल का या फिर हमारा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये सारा चीज़ पीरियोडिकली हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली। फिर हमारा स्टडी जो है सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करता है इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को, तो जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है उसको स्टडी करता है क्लाइमेट को, और जो हमारा वेदर को स्टडी कर रहे हैं उनको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। फिर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो हमारा एलिमेंट्स जो है लाइक हमारा ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, विंड, फिर नेचुरल फिनोमेना लाइक फॉग, फ्रॉस्ट, ये सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में कितना ज़्यादा दिन तक ये सारी चीज़ें सर्वाइव किए, तो वो हमारा क्लाइमेट को डिफाइन कर रही हैं। फिर जो हमारा अगेन वेदर का अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारा वेदर के लिए है रेनफॉल, फ्लड, या फिर हमारा विंड, हीट वेव, स्नोफॉल, या फिर ये सारी चीज़ें बिना टाइम फ्रेम की किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वेदर को डिफाइन करेगी। फिर हमारा टाइम फ्रेम, एस्टिमेट ओवर लॉन्ग स्पेन, हमारा जो क्लाइमेट होता है वो उसको टाइम पीरियड चाहिए, थोड़ा लंबा समय चाहिए, और जो हमारा है वेदर उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लोग वेदर को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो जो हमारा क्लाउड है वो किस तरह से फॉर्म होता है इसको जानेंगे। तो ये होता है कन्वेंशन के थ्रू। कन्वेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो सन रेज है वो ग्राउंड में आता है और वहाँ का जो हमारा ग्राउंड है वो गर्म हो जाता है और वहाँ का जो एयर होता है वो भी गर्म हो जाता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है, और उसके बाद जो हल्का होने के बाद वो ऊपर की ओर उठना शुरू होता है जो हमारा गर्म एयर है, और वो अपने साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी ले जाता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो टेम्परेचर हमारा ऊपर जाने के बाद गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है यानी कि कम होता है तो जो वाटर है वो वेपर्स वो हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो है क्लाउड वो फॉर्म होता है, और उसमें हमारे एक पर्टिकुलर क्लाउड में बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और वही एयर जो है वो इस तरह से हमारे क्लाउड्स को उड़ा उड़ा के ले जाता है, बोलते हैं ना बादल उड़ रहा है देखो देखो,
तो इस तरह से बादल को वो उड़ा उड़ा के ले जाता है। और फिर जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्लाउड, धीरे 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 बहुत ज़्यादा हैवी हो जाने के बाद जो जितना भी पानी है वो वापस से गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बारिश बोलते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर ना हुआ हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी इस पूरे प्रोसेस को, कन्वेंशन के प्रोसेस को। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो बादल कैसे बनता है, तो जो हमारा सन रेज है वो नीचे की ओर आता है और जो हमारा पानी है वो गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने के बाद वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट होना शुरू होता है। इवापोरेट हो के ऊपर की ओर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, और फिर वो हमारा फाइनली बादल फॉर्म हो जाता है। और जब वो बादल फॉर्म हो जाता है तो वो बादल एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल भी करता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। और फिर जब धीरे धीरे बादल काफ़ी भारी होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जाके कहीं पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेन गेजेस। तो हमारा रेनफॉल मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रेन गेज बोलते हैं, और बेसिकली ये जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें फोनल होता है और यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होता है। तो फिर नेक्स्ट जो हमारा है थंडर स्टॉर्म, जिसको हम लोग तूफ़ान के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा तूफ़ान है बेसिकली तब आता है जब बहुत ज़्यादा हमारा लाइटनिंग हो रहा हो, थंडर हो रहा हो, बिजली कड़क रहा हो। और जो हमारा थंडरस्टॉर्म है वो मोस्टली मॉइस्ट एयर जो ग्राउंड का होता है, जब वो गर्म हो जाता है स्पेशली इन समर सीज़न, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। इसी टाइम पे हमारा थंडरस्टॉर्म भी आता है। और थंडरस्टॉर्म दिखने में तो ऐसे थोड़ा कम कम सा साउंड कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ईयर में अराउंड 1000 लोग का डेथ हो जाता है थंडरस्टॉर्म के वजह से। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, और हम लोग को कुछ कुछ मेजर्स यूज़ करने चाहिए थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए। जैसे कि हम लोग को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ नहीं करने चाहिए जब भी हमारा बारिश हो रहा हो, और हम लोग को मोस्टली घर पे रहना चाहिए जब भी बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो। तो और भी कुछ है मेजर्स जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, अच्छे से रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, इट्स ईजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोलर रीजन के बारे में। तो जो हमारा पोलर रीजन वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत ईयर्स से ही कोल्ड है, और साथ ही साथ वो स्नो से कवर्ड है। वहाँ पे सन भी 6 मंथ्स के लिए भी नहीं रहता है। और फिर जो हमारा टेम्परेचर है वो कभी कभी -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जो हमारा नॉर्थ पोलर रीजन है उसको हम लोग आर्टिक रीजन बोलते हैं, और जो हमारा सदर्न पोलर रीजन है उसको अनार्कटिक रीजन बोलते हैं। और दोनों में जो एनिमल लीव करते हैं, मतलब रहते हैं, लिविंग एनिमल्स है, वो हमारा जो है अपने आप को इस कंडीशन में पहले से एडजस्ट कर चुके हैं। जैसे पोलर बियर्स के बारे में आप लोग सुनोगे, उनका एकदम थिक फर होता है वाइट कलर का, और वाइट कलर का वो इसलिए भी होता है ताकि वो दूसरे जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे बच सके, क्योंकि पूरा स्नो रहता है और वाइट वाइट दोनों ही मिक्स हो जाता है, तो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे वो बच सकते हैं। साथ ही साथ वो एकदम थिक फर होता है तो उनको ठंडा में प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो जनरली हॉट क्लाइमेट होता है क्योंकि इक्वेटर के पास में वो लोकेटेड होता है, और इन विंटर टेम्परेचर राइजेज अबव 15 डिग्री। जो हमारा टेम्परेचर होता है विंटर में वो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, और जो समर में 40 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन मोस्टली रेन फॉरेस्ट में हमारा हाई ही होता है, और जो वहाँ का जो वेराइटीज़ है एनिमल्स का वो उस कंडीशन में खुद को अडप्ट कर चुके होते हैं। फिर जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड्स, वहाँ पे हमारा ग्रासलैंड जो है लोकेटेड है नॉर्थ ट्रॉपिकल कैंसर, और जो हमारा साउथ ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न वहाँ पे है। आफ्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन? पोलर बियर, व्हेल, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक वुल्फ एक्सेट्रा।
फिर हाउ कैन वी सेव दिस क्लाइमेट चेंज सिचुएशन। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अवॉइड द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम हम लोग यूज़ करें। डू नॉट यूज़ और बाय आइटम्स मेड अप फ्रॉम एनिमल्स। जो एनिमल से बना हुआ है आइटम्स, उनको ख़रीदना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ख़रीदने से। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। और पॉल्यूशन वगैरह कम करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, कम क्यों करोगे, करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वेयर आर दीज एनी नेचुरल कॉज ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या क्लाइमेट चेंज के लिए कोई नेचुरल कॉज है? एक तो हम लोग कॉज खुद ही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज जो हम लोग सेटअप कर रहे हैं उसके वजह से। तो इसके अलावा भी कोई रीज़न है? तो हाँ, बिल्कुल है। क्लाइमेट चेंज होने का वो है सोलर वेरिएशन, और फिर वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ये सारा जो है अर्थ ऑर्बिट्स का चेंज होना, ये सब भी है एक कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहीं पे होता है ख़त्म। कुछ डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।